सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर जीवन और ये पारितंत्र से जुड़े हुए टॉपिक हैं। 2 चैप्टर इसमें हैं, 15 और 16, जिनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी 2 दिन बीच में लेसन नहीं आए थे ज्योग्राफी के, किसी अर्जेंट काम से बाहर चला गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बाकी यार मैंने पहले ही कहा कि मैं एनसीईआरटी आपको आराम से ही पढ़ा सकता हूँ। मैंने कोई आपसे ऐसा वादा नहीं किया है कि मैं बहुत फास्ट इनको कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, आप जानते हो, मुझे भी आईएएस का अटेम्प्ट देना है, तो मेरी भी पढ़ाई साथ साथ चल रही है, तो इसलिए मेरे पास जितना टाइम बच पाता है उसी के हिसाब से मैं इन चीज़ों को मैनेज कर पाता हूँ। तो किसी को जल्दबाजी हो तो यार मेरा इस आपसे रिक्वेस्ट होगा, जैसे इस साल कोई एग्जाम दे रहा है तो ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है, तो आप उनकी पढ़ लीजिए। बाकी मेरी कोशिश होगी कि आपकी प्री से पहले तो इनकी सब पीडीएफ में तैयार कर दूंगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर सभी ये नोट्स डाल दो। दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं अभी इन लेसन को बना रहा हूँ, यदि मेरे पास पहले से पीडीएफ होती तो मैं ये आराम से इनको टेलीग्राम पे शेयर कर देता। तो आप इसमें मतलब चिंता मत करना, समय के साथ ही मैं करा पाऊंगा। बाकी मैं, आप ये जानते हो, साथ में प्री की स्ट्रेटेजी की वीडियो भी मुझे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बहुत लोगों ने एनसीईआरटी तो कवर कर रखी है, लेकिन उनको स्ट्रेटेजी चाहिए, उनको प्रीलिम्स के ऐसे ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे साथ साथ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही अपना चलेगा, मैं आराम से ही पढ़ा सकता हूँ। प्री तक आपको प्री में सहयोग करूँगा, और प्री के बाद में मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ आंसर राइटिंग को लेकर। आगे आने वाले वक्त में 3 महीने लगातार फ्री में यूट्यूब में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फ्री में जीएस के चारों पेपर और ऐसे राइटिंग का मतलब आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर लेके आएगा। और बहुत ही शानदार प्लान होगा, लेकिन अभी उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। आप ये मान के चलिए, प्री के बाद में हम आंसर राइटिंग भी अच्छे से करने वाले हैं। जो न्यू एस्पिरेंट है, चाहे 2021 की मेंस की एग्जाम देगा, चाहे 22 की एग्जाम देगा, यहाँ से सीख के जाएगा, आंसर राइटिंग सीख के जाएगा। डेली बेसिस पर मैं 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा, मॉडल आंसर लाऊंगा, बताऊंगा कैसे उनको करना होता है। ठीक है, और आप लोग मेरे मॉडल आंसर को देख के खुद चेक कर सकते हो, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। 1 रुपये आपको मतलब ऐसे निवेश नहीं करना है फालतू में इधर उधर ऐसे कोचिंग पर, जो कि आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो हम जेन्युइन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन का क्या तात्पर्य है, आराम से हम देखते हैं। तो पर्यावरण कैसे बनता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु और जितने भी अजैविक घटक है, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये जैविक श्रेणी में आएंगे। और अजैविक तत्व में आएगा हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, और जितने भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस चक्कर है, कार्बन चक्कर है, ठीक है, चट्टाने हैं, मैदान है, ये सब किस में आता है, अजैविक तत्वों में। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। और आगे इसमें इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम से क्या तात्पर्य, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में, सीधी सीधी परिभाषा पूछी गई, जैसे पारितंत्र क्या है, तो लोग यहाँ छोटी सी भी गलती करके आ जाते हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सही से समझना चाहिए। तो पारितंत्र ये सिस्टम क्या है, जीवों का भूमि अथवा जलवायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह पोषण श्रृंखलाएं समाहित हो। यही बात है कि पारितंत्र क्या होता है, जब जैविक और अजैविक तत्व आपस में क्रियाएं करती है तो एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि कई सारे ऊर्जा प्रवाह बनते हैं। आप जानते हो, पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड बनता है। पोषण की श्रृंखलाएं बनती है कि जब निचले स्तर से उपले स्तर उच्च स्तर पर हम देखते हैं कि ऊर्जा पिरामिड में देखते हैं कि ऊर्जा क्या करती है, घटती चली जाती है। आगे इसमें देखेंगे और भी चीजें। अलग अलग पौधे वह जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसे पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि इकोलॉजिकल एडेप्शन क्या होता है, कि कोई भी जीव जंतु होता है, कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, एक उनको एक विशेष इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे हम राजस्थान में डेजर्ट इन्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ पर किस प्रकार के पौधे होंगे, किस प्रकार के जीव जंतु होंगे, ये सब डिपेंड करते हैं यहाँ की प्रकृति पर, यहाँ का क्लाइमेट पर, कैसा यहाँ का तापमान है, कैसी यहाँ की वर्षा तंत्र है, कैसी यहाँ की मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि एक इकोलॉजिकल एडेप्शन सिस्टम होता है, जिसमें अलग अलग जीव जंतु होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हर एक इसके आधार पर एक बायोम बनता है। बायोम के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटी सी फैक्चुअल डिटेल यहाँ पे दी गई है, यूपीसी में याद रखना, फैक्चुअल चीजें नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे कौन किसकी पुस्तक है, कोई डाटा वगैरह, बहुत ही कम चांसेज है यहाँ पे। ठीक है, आपके पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसको पढ़ देते हैं थोड़ा सा, कि इकोलॉजी शब्द क्या है, यहाँ पे देखना। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लॉजी। लॉजी का आप जानते हो क्या होता है, स्टडी होता है, अध्ययन करना। ठीक है, ओकोइकस का इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है घर, और लॉजी का अर्थ है विज्ञान या स्टडी या अध्ययन करना। तो शाब्दिक शब्दानुसार अर्थ क्या हुआ इसका, पृथ्वी का अध्ययन, या पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, ठीक है, इनका अध्ययन। तो यहाँ पे देख लेना किन के द्वारा क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इतना यूपीसी में उतना खास आता नहीं है। यूपीसी में कहाँ से आ सकता है, यूपीसी में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। देखो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि ईमानदारी से देखे हैं तो आपको पता होगा, यूपीसी से क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जीवधारियों, जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है, कम से कम 2 या 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया है, और विशेष तौर पर 12 से 15, 16 के बीच में ये क्वेश्चन आया है कि
पारिस्थितिक विज्ञान क्या है, इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी में ये है कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या करते हैं, इकोलॉजी को बनाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध में क्या कहलाता है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपके पीसीएस एग्जाम में तो इनका किसने नाम दिया या अर्नेस्ट हैकेल वगैरह इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पारितंत्र हमने पढ़ लिया। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र बनता है कि जैविक अजैविक घटक आपस में मिलकर अंतर क्रिया जो करते हैं उसी के कारण जो संरचनाएं बनती है, जो भी मतलब एक घटक बनते हैं, मैदान बनते हैं, या जो भी हम देखते हैं एक एरिया बन जाता है। जैसे वन पारितंत्र है तो उसका एक मतलब एरिया बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है, वो पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र का प्रकार कितने होते हैं, पारितंत्र के मुख्य तौर पर देखें 2 प्रकार होते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र होता है, एक जलीय पारितंत्र होता है, ठीक है। जैसे स्थलीय पारितंत्र की हम बात करें और जलीय पारितंत्र की अभी बात करेंगे, तो स्थलीय पारितंत्र में क्या आता है, एक बायोम आता है। बायोम भी स्थलीय पारितंत्र का एक पार्ट है। हालांकि बायोम जलीय बायोम भी होता है, लेकिन बायोम में स्थलीय बायोम में बहुत सारे हैं, जैसे वन, घास, मरुस्थल, टुंड्रा, ठीक है। तो बायोम यहाँ पे समझ लेना बायोम क्या होता है। बायोम इसी का पार्ट है, पारितंत्र का एक पार्ट है बायोम, लेकिन एक विशेष प्रकार की जो वनस्पति और जीव जंतु पाए जाएंगे ना, तो बायोम को यदि हमें अलग करना हो, जैसे हम बात करते हैं एक सवाना बायोम की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, बायोम को समझ रहा हूँ तो एक बात करते हैं, जैसे ये अफ्रीका है तो यहाँ पे सवाना बायोम है। तो सवाना यदि बायोम की बात करें, यहाँ पे सारा बायोम है और यहाँ पे पूर्वी अफ्रीकी जो सदाबहार वन है वो बायोम है। 3 बायोम मुख्य तौर पर हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो ये जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं सवाना बायोम है। सवाना बायोम की विशेषता क्या है और बायोम को डिसाइड कौन करता है, बायोम को मुख्य तौर पर वहाँ की वनस्पति और वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है। ये 2 फैक्टर, बड़े फैक्टर की यदि बात करें तो वनस्पति और जलवायु बड़े फैक्टर है। बायोम या इसको जिनो क्या बोलते हैं, ऐसे जियोम ऐसा कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, देख लेना। बाकी हिंदी में बायोम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वनस्पति और जलवायु डिसाइड फैक्टर है। तो यहाँ पे सवाना बायोम की बात करें तो सवाना बायोम का एक मतलब किस प्रकार का टेम्परेचर होगा, किस प्रकार की यहाँ की वनस्पति होगी, घास के मैदान होंगे, किस प्रकार की घास पर डिपेंड रहने वाले वहाँ के शाकाहारी जीव जंतु होंगे, शाकाहारी जीव जंतु पर डिपेंड रहने वाले द्वितीयक और तृतीयक जो मांसाहारी जीव है वो होंगे, ठीक है। किस प्रकार की वहाँ की घास कितनी लंबी है, ठीक है। इस प्रकार की कई विशेषता होती है, तो ये बायोम होता है, ठीक है। तो बायोम की बात की हमने कि पौधों व जीवों का एक समुदाय होता है और इसकी सीमा डिसाइड करते हैं जलवायु, अपक्षय यानी प्राकृतिक या प्रकृति के तत्व है, साथ ही साथ अभी हमने बात की वनस्पति आदि भी इसके पार्ट होते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं का अंतर संबंध क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। ये याद रखना, बायोम इसी को बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्थलीय पारितंत्र है, जैसे वन बायोम है, घास स्थल बोल सकते हैं या घास से हम पारितंत्र बोल सकते हैं, मरुस्थलीय पारितंत्र बोल सकते हैं, टुंड्रा पारितंत्र बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि जलीय पारितंत्र की हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे है। ग्लेशियर में अलग तरह का पारितंत्र होगा, वहाँ पे काई, लाइकेन या अन्य जीव जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे, काई और लाइकेन वहाँ की वनस्पति होगी, जीव जंतु वहाँ के अलग टाइप के होंगे। जैसे टुंड्रा की बात करें तो वहाँ पे आप जानते हो काई, लाइकेन, घास के अलावा वहाँ पे जीव जंतु, छोटी लोमड़ी हो गई, वहाँ का पोलर बियर हो गया। यदि अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे आर्कटिक के अंदर तो ऊपर आ जाएगा काई, लाइकेन और बियर वगैरह ये आ जाएंगे ना। और अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में बड़े जीव तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पेंगुइन जीव पाया जाएगा, ठीक है। समुद्री पारितंत्र में परवाल पारितंत्र है, ज्वार नदमुख पारितंत्र है। इसके अलावा ताजे जल का पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ, दलदली आदि क्या है, जलीय पारितंत्र है। कई बार वो घरों में जो मछली रखते हैं ना, एक्वेरियम क्या बोलते हैं उसको, उसको भी हम छोटा पारितंत्र बोल सकते हैं। मानव मेड, मैन मेड बोल सकते हैं इसको, मानव के दौरान निर्मित पारितंत्र बोलते हैं। कई बार हम कोई कृत्रिम तालाब बनाते हैं, उसमें मछलियाँ आती है, मेंढक आते हैं, तो एक छोटा मोटा पारितंत्र का एग्जाम्पल वो भी हो सकता है, ठीक है। तो पारितंत्र की कार्य प्रणाली और संरचना की यदि बात करें, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने पारितंत्र जान लिया। पारितंत्र क्या होता है कि जहाँ पर जैविक और अजैविक तत्व, ये सीधी सी बात है, वनस्पति जीव जंतु अंतर क्रिया करते हैं किसके, अपने इन्वायरमेंट के साथ में, और क्या बनाते हैं, एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र हमने पढ़ा 2 प्रकार के होता है, एक स्थलीय पारितंत्र होता है, एक मतलब जलीय पारितंत्र होता है। उसी का एक पार्ट हमने बायोम पढ़ा। बायोम मतलब दोनों हो सकता है, जलीय स्थलीय दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बायोम में, ठीक है। तो पारितंत्र की यदि कार्य प्रणाली संरचना की बात करें तो अब कैसे होता है, जो भी हमने बात की कि अब पारितंत्र हमने जाना, जीव जंतु ने बनाया उस पारितंत्र को, लेकिन अंदर क्या चलता रहता है, कैसे मतलब वो फॉर्म होता है, कैसे उसमें ऊर्जा चक्र चलता रहता है। जब चक्कर की बात आती है ना दोस्तों, जब ये आते हैं ना कि चक्कर की हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा चक्र थोड़ा सा मेरे हिसाब से चक्कर होगा नहीं। जैसे हम बात करें एनर्जी की बात करें तो सन है, सन से ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों को, जैसे पेड़ पौधों को मिली, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक से फिर इसको जैसे प्राथमिक उत्पादक या इनको उत्पादक बोल देंगे, चलो ये उत्पादक है, प्राइमरी है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, इस पर डिपेंड, जैसे हिरण वगैरह होंगे, हिरण घास खाएगी, घास को खाने फिर भालू वगैरह वो आएंगे, फिर एक तीसरा इसका चलेगा। तो ऐसे करके मतलब एक बनता है और बाद में मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी वापस तो नहीं जाती ना घूम के, तो ऊर्जा का चक्कर नहीं बनता। ऊर्जा का जो होता है
स्ट्रक्चर एक दिशी होता है, ठीक है। लेकिन फूड जो होता है ना, फूड का एक चक्कर चलता रहता है, फूड या एनर्जी का जो होता है ना वो चक्कर चलता रहता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखा करो पढ़ते समय, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर गौर करना कि है ना किस दिशा में बोल रहा है, ऊर्जा चक्र बोल रहा है या ऊर्जा को एक दिशी बता रहा है, पिरामिड कैसा है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, पोषण का पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है, जीव जंतुओं का पिरामिड कैसे बनता है। तो इन पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते समय गौर करना, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से कभी कभी मैं भी ऐसे कोई फैक्चुअल एरर कर दूं पढ़ाने में, ऐसा हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां होती है। तो आप यदि एनसीईआरटी खुद भी पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है इससे। तो मैं तो बार बार ये बातें हमेशा बोलता हूँ पढ़ाते समय। वैसे भी यार एनसीईआरटी वाले चैप्टर तो लोग कम देखते हैं, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, हमेशा बोलता भी हूँ कि जो पढ़ाई की बात है ना वो लोग कम महसूस करते हैं या कम देखना पसंद करते हैं। फालतू की जो चीज़ें होंगी ना उनको लोग चुटकुले या ऐसे कॉमेडी वाली वीडियो खूब देखेंगे, लेकिन पढ़ाई वाले नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं भी ऐसे वीडियो बनाता हूँ, कई बार नॉर्मल बातें करता हूँ तो लोग बहुत देखते हैं उनको, और जब बात आती है एनसीईआरटी की अच्छी बातें पढ़ाने की तो लोग कम देखते हैं उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पारितंत्र की जो कार्यप्रणाली व संरचना की बात करेंगे तो इसमें जैसे यहाँ पे संरचना है तो इसमें हमने बात की अभी, तो एक जैविक घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए। जैविक घटकों में प्राथमिक उत्पादक आ जाएंगे, उपभोक्ता में कौन से आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक आ जाएगा, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव। और यूपीएससी ने तो किन के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है कि अपघटक जीवों में कौन से शामिल होते हैं, बैक्टीरिया और जीवाणु शामिल होते हैं अपघटक में, या और भी बहुत सारे होते हैं, दीमक होती है, और भी कई जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और पत्तियों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तो वो अपघटक में आएंगे। ठीक है, इसमें कई बार ऑप्शन देते हैं वायरस का भी देते हैं कि वायरस भी अपघटक है क्या। तो दोस्तों वायरस अपघटक की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वायरस के अंदर वो होता ही नहीं है, क्या खाना पचाने वाली प्रक्रिया जो होती है ना वो होता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट खून चूसता है एक तरह से, आप ये कह सकते हो, जैसे मच्छर वायरस है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वायरस यदि इस क्वेश्चन में आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, टूटा फूटा सा याद आ रहा है, आजकल तो मैंने भी इतना देखा नहीं पुराने वाले क्वेश्चन, लेकिन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप स्पेशली साइंस बायोलॉजी जो एनसीईआरटी वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए। तो पढ़ते समय ये बता रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों को ध्यान रखा करो थोड़ा सा ना। ठीक है, तो जैविक में आ गया प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, ये हो गया, अपघटक हो गया। अजैविक में क्या होगा, अजैविक में जितने भी प्रकृति में होते हैं भौतिक घटनाएं होती है, तापमान, वर्षा, सूर्य तप, आर्द्रता, मृदा, गैसें, पोषण तत्व आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ये की यदि हम बात करें तो खाद्य क्रम व इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। कि अभी हमने बात की ना कि भाई ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है कौन, प्राथमिक उत्पादक, फिर द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक तो पेड़ हो गए, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे करके एक खाद्य श्रृंखला बनती है मतलब। ठीक है, खाद्य श्रृंखला आपने देखा होगा, सामान्य सी बात है, 5वीं 6ठी क्लास से एनसीईआरटी में चीज़ें दी होती है। फिर एक ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखो एनर्जी साइकिल नहीं लिखा है इन्होंने, क्योंकि साइकिल पूरी नहीं होती इसमें। साइकिल वो होती है जिसमें वापस वो घटनाएं हो जाए, साइकिल तो उसको बोलेंगे, जैसे कार्बन चक्कर है, कार्बन साइकिल होगी, तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन आएगा तो वापस भी जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल भी वो चलता रहता है, गैसों का चक्कर चलता रहता है। लेकिन ऊर्जा प्रवाह होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे पिरामिड बनता है ऊर्जा का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, फिर ऊपर वाले में धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होती है, जो जो ऊपर जाते हैं एनर्जी का लेवल करता जाता है, सिंपल सी बात है। तो ऊपर वाला जो उपभोक्ता होगा उसके पास एनर्जी बहुत कम उपलब्ध होगी, एक तरह से कंपटीशन बढ़ेगा फिर। ठीक है, इसी तरह क्या होता है खाद्य जाल। खाद्य जाल को सिंपल में समझ सकते हो कि जो हमने खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी थी, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है, पता नहीं चलता कि शेर हिरण को खाएगा या शेर खरगोश को खाएगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, कोई फिक्स खाद्य श्रृंखला नहीं होती। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो शाकाहारी पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे कुछ श्रृंखला चलती है। जैसे बिल्ली चूहे को खा रही है ना, एक श्रृंखला बन रही है वहाँ पे, खाद्य श्रृंखला बन रही है, तो हो सकता है चूहे को मतलब और भी खा ले, दूसरे जीव जंतु खा ले, या सांप भी खाता है, मेंढक को सांप खाता है, ऐसा कुछ एक खाद्य श्रृंखला मिक्सअप जो होती है ना, उसको बोलते हैं खाद्य जाल, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पारितंत्र की जो कार्यप्रणाली और जो संरचना दी गई है ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने काम करिए। ठीक है, तो जैसे सूर्य से जो एनर्जी आती है किसके पास, उत्पादक यानी पेड़ पौधों के पास आती है। पेड़ पौधों से एनर्जी गई प्राथमिक उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता। लास्ट में फिर ये होता ही है कि ये जितने भी है ना, जितने भी अपघटक मृत अवशेष होके अपघटकों के पास आते हैं, और एनर्जी क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जो एनर्जी थी वापस सूर्य के पास ले गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये चक्कर नहीं बोलेंगे इसको, एक बोलेंगे फंक्शन, और इनका मतलब बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह बोलते हैं इनको। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होता है, कुछ जैव भू रासायनिक चक्कर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायो जियो केमिकल साइकिल आया हुआ है।
तो यहाँ पे साइकिल जो वर्ड दिया गया इसका मतलब एक चक्र पूरा होगा। तो ऊर्जा, जल व पोषक तत्व इसमें शामिल होते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। जैव चक्रीय प्रवाह क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। देखो अच्छी परिभाषा है, ऐसे क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आया पहले कि जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब जितने भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका चक्कर चलता रहता है। ये आई वापस लगी, कैसे चक्कर घूम के चला गया, जिसको बोलेंगे जैव भू रासायनिक चक्कर। तो इसमें प्रमुख रूप से दो चक्र हो सकते हैं। यदि हम इसमें बात करें गैसीय चक्र की बात करें तो वायुमंडल महासागर के अंदर प्रवाह होता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता रहता है। इसी प्रकार तलछटी यानी सेडिमेंट्री साइकिल जिसको बोलेंगे, जैसे हमारा स्थल है या भूपरपट्टी है या जो मिट्टी है, इसके अंदर भी ऐसे काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो चक्कर पूरा करते रहते हैं मिट्टी, तलछट आदि में। तो इसमें प्रमुख जो चक्कर है, जल चक्र हो गया, कार्बन जल चक्र का आप जानते हो ना कि कैसे वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है नदियों के द्वारा, पुनः जल वापस वितरित हो जाता है, तो ये चक्र रहता है। इसी प्रकार कार्बन चक्र होता है। तो कार्बन चक्र क्या होता है? कार्बन चक्र जैसे हम बात करें CO2 इनकी बात करें तो ये वायुमंडल में कैसे आता है, मनुष्य के द्वारा या पशुओं के द्वारा भी कार्बन रिलीज की जाती है, एक समय के बाद में फिर वापस ये चक्र घूम जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का चलता है और नाइट्रोजन का चलता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? तो पारितंत्र अनुक्रमण इसको हिंदी में बोलते हैं, वन पारितंत्र की संरचना में बदलाव। इकोलॉजिकल सक्सेशन दोस्तों ऐसा हो सकता है जैसे ये कोई बंजर भूमि है, अभी जैसे नई चट्टानें बनी है ज्वालामुखी के माध्यम से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जीव मतलब ऐसे पेड़ पौधे छोटे वाले जैसे काई और लाइकेन वगैरह या ऐसे जीव होंगे जो चट्टानों के बीच में उग सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से छोटी मोटी घास वगैरह उगेगी, फिर पेड़ पौधे बनेंगे, फिर बड़े पेड़ बनेंगे, फिर एक वन पारितंत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से एक नया मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ या नया एक पारितंत्र बना है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि बीच में कोई मानव इन पेड़ पौधों को काटते या कोई दुर्घटनाएं हो जाए, ज्वालामुखी या कोई भूकंप की क्रिया हो जाए, तो वापस वहाँ पे पारितंत्र बदल जाता है। तो कहने का क्या मतलब कि पारितंत्र जो होता है ना, कोई बना बनाया पारितंत्र है, उसकी जगह दूसरा पारितंत्र बन जाता है कई बार, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारितंत्र अनुक्रमण, यानी एक स्थान पर दूसरा स्थान ले लेता है। और बाकी डिटेल में आप थोड़ा सा NCERT या जब आप इन्वायरमेंट के टॉपिक कहीं से भी पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो इन्वायरमेंट की, शंकर IAS या दृष्टि IAS, उसके अंदर तो बहुत अच्छे से दिया गया, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे बायोम की। ये चैप्टर अच्छा है, बायोम से क्वेश्चन आए हैं कई बार कि किस बायोम से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बायोम की बात करें, बायोम तो हम पढ़ के आए हैं पहले। बायोम क्या है कि मानव का या जीव जंतुओं का एक तरह से कह सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका कैसा संबंध है। और वनस्पति डिसाइड फैक्टर है कि किस टाइप का बायोम है, एक बड़ा फैक्टर है वनस्पति, वहाँ की जलवायु बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो संचार के बायोम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जैसे वन बायोम की बात करेंगे तो इसमें हो गया उष्ण कटिबंधीय में सबसे उष्ण कटिबंधीय हो गया। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में ये बताते हैं कि जो A1 है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं उष्ण कटिबंधीय वाले की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो भी ये बात करेंगे ना अभी 0 से 30 के मध्य क्या उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, मतलब क्यों हुआ ट्रॉपिकल जोन सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है, तो इसको ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय बोला गया। तो इसमें सबसे पहले भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है तो 0 से 5 के मध्य, ये 0 डिग्री और 5 या 10 तक ले लेते हैं कई बार, 0 से 5 के मध्य यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा ना वो होगा भूमध्य रेखीय बायोम। जैसे उसकी अलग अलग विशेषता पाई जाएगी। जैसे भूमध्य रेखीय बायोम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दोनों तरफ। ठीक है, याद रखना। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए मेंस में बायोम का, या तो इनको ना एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, जैसे ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका बनाया, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका बना, या फिर अफ्रीका बना। अरे बहुत फास्ट बनते हैं यार, एक समय के बाद में ऐसा लगता है कि आराम से इजीली इनको हम बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब में ऐसा करोगे, क्योंकि जैसे आप मुझे देख रहे हो भी कितना फास्ट बना रहा हूँ, इतना कोई मतलब है नहीं, इतनी बड़ी बात। ठीक है, ऐसे बायोम आया तो जैसे इस बायोम में कुछ यहाँ पे लोकेट करूँगा तो भूमध्य रेखा का बायोम है, तो मैं भूमध्य रेखा का इसमें बनाऊँगा। जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 5-5 डिग्री ऐसा कर दूंगा दोनों तरफ। तो इस बेल्ट में मैं क्या करूँगा, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तर दक्षिण में क्या हो गया आपका भूमध्य रेखीय बायोम। अब भूमध्य रेखीय बायोम सीधा सा है बात है, हम पहले भी वनस्पति पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे बिना देखे मैंने सोचो एक बार कि भूमध्य रेखीय बायोम है तो यहाँ पे डेली वर्षा होगी, कपासी वर्षक मेघ होगा, 2 PM की डेली वर्षा होगी, आर्द्रता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 90+ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे वर्षा की मात्रा 200 से 400 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं जगह 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब वनस्पति कैसी होगी,
सदाबहार वनस्पति होगी, तो भूमध्य रेखीय बायोम की वनस्पति कैसी है? सदाबहार वनस्पति है। अब यहाँ की सदाबहार वनस्पति है तो पेड़ कैसे होंगे? लंबे लंबे पेड़ होंगे। पत्तियां कैसी होगी? चौड़ी पत्तियां होंगी, क्योंकि पानी ज्यादा है। जड़ें कैसी होगी? गहरी थोड़ी होगी। जड़ें क्या होगी? ऊपरी होगी, कम गहरी होगी। कम गहरी क्यों? पानी बहुत ज्यादा है। जड़ें कब गहरी जाती है? जब पानी कम हो। तो मरुस्थल के बायोम की बात करें तो क्या होगा? मरुस्थल के बायोम की जड़ें गहरी होगी, क्यों? पानी की तलाश में नीचे जाएगी। पत्तियां कैसी होगी? छोटी होगी, क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा हो गया, बड़ी पत्तियां होंगी तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तना कैसा होगा? तना ऐसा होगा जिस पर छाल ज्यादा होगी, ताकि वाष्पीकरण कम हो। कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी मरुस्थलीय पादपों में ऐसा होगा कि पत्तियां जो है कांटों में बदल जाएगी। आपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में पादप देखे होंगे, खेजड़ी, बबूल, नागफनी। वैसे इसके विपरीत भूमध्य रेखा में वाला क्या होगा? भूमध्य रेखा में बड़ी बड़ी पत्तियां होगी, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा होगा तो पत्तियों के माध्यम से ज्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे जीव जंतु कैसे पाए जाएंगे? यहाँ पर दलदली क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे मगरमच्छ हो गया, रेप्टाइल प्रजाति की होगी। बंदर पाया जाएगा, क्योंकि पेड़ों पर झूम सकता है वो। हाथी नहीं जा सकता, क्योंकि हाथी दलदल में फंस जाएगा। तो देखो ऐसे पढ़ते हैं लॉजिकली, जो मैंने अभी एक स्टोरी परवाह की है ना आपके सामने, ऐसे कहानी पढ़ते हैं। एक समय के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 5 बार, तो मेरी तरह ऐसी कहानी सुनाने लग जाओगे आप। इसमें कोई ये नहीं कि कहीं से हम ज्ञान लेके आए, किसी से सीख के आए। एनसीईआरटी किताबें आपको सिखाती है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। तो यही कहानी थी। ऐसे ही मैं तो ये बायोम और या वनस्पति होती है ना, इनको ऐसे लॉजिकली वे में पढ़ता हूँ, हमेशा याद रहती है, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं बाद में। ठीक है। लेकिन यहाँ तक कौन बच्चे पहुंचेंगे जो जानते हैं कि सामने वाला अच्छा से पढ़ा रहा है जो इस वीडियो को भी देख रहा है वो खुश हो जाए कि यार सही ज्ञान मिल रहा है, मतलब कोई इसमें प्राउड फील करना कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, अच्छा ही पढ़ा रहा है। ठीक है। तो अभी हमने देखा भूमध्य रेखा बायोम वाला डायग्राम बना के सीख लिया। 10 डिग्री दोनों और भूमध्य रेखा के। तापमान यहाँ पर कैसा है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अम्लीय, अच्छा देखो यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी, देखो अम्लीय और पोषक तत्वों की कमी है। अम्लीय पोषक तत्वों की कमी क्यों है? साफ साफ बात हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, यहीं से उठाया हुआ एक क्वेश्चन 2012-13 का मुझे याद आ रहा है प्रीलिम्स में, कि जो ये होता है ना कि भूमध्य रेखा के पादपों को यदि हम काट देते हैं तो ये जल्दी नहीं उगते हैं, उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी का कारण साफ साफ है कि यहाँ पर पानी और दलदली मात्रा इनका ज्यादा है, तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ना उतनी आसानी से पनपते नहीं है यहाँ पे। और भी कारण हो सकते हैं इसका, लेकिन मुख्य कारण ये बताया गया था। और इसके अलावा मिट्टी अम्लीय है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं ना, वो तो पानी के साथ बह के नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है। तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। और इसके अलावा असंख्य वृक्षों के झुंड और लंबे घने वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वनस्पति और प्राणी की भाई हमने बात की, किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो लॉजिकली हमने बहुत सारी चीजों को आराम से यहाँ पे समझने की कोशिश की। ये एक बायोम मैंने बात की। दूसरे बायोम की हम बात करते हैं, पर्णपाती बायोम की बात करें। पर्णपाती की बात करें तो ये है, वही बात है कि A2 की बात करेंगे, इसमें तो 10 से 25 डिग्री। हम ऐसा कह सकते हैं जैसे भारत है, भारत में मानसूनी पर्णपाती वृक्ष ऐसे पाए जाते हैं कि जो गर्मियां आने से पहले, या मतलब जैसे अपनी पत्तियां गिराते हैं ना एक समय, ताकि वाष्पीकरण ज्यादा नहीं हो। पत्तियां इसलिए तो गिराते हैं तो वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा नहीं हो। ठीक है। तापमान कितना है? 25 से 30 डिग्री। और यहाँ पे पोषक तत्वों में धनी होती है। अब देखो ये लॉजिक है, जब पत्तियां गिराएंगे, पत्तियां जमीन पे आएगी, जमीन पे पत्तियां गिरेगी, ज्यादा पानी वानी कुछ होगा नहीं, दलदल, तो बैक्टीरिया इस पर काम लग जाएगा। बैक्टीरिया इसको ह्यूमस में चेंज कर देगा, पोषक तत्वों में चेंज कर देगा। और ये इसीलिए तो पर्णपाती पादप बना ज्यादा ग्रो करते हैं बाद में। ठीक है। तो पोषक तत्वों की धनी है A2 में। और A2 की बात करें यहाँ पे कम घने मध्यम ऊंचाई, वो अपने पेड़ है यार, ये नीम, ये देखो सहतूत वगैरह, ये इसके पेड़ आते हैं इसमें पर्णपाती वनों में। ठीक है। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना। दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़ पक्षी और स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। इसके अलावा इसमें और कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय की यदि बात करें तो ये इसमें दे रखा है बी का, देखेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय में पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्य यूरोप। ठीक है। इसका अक्षांश थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी, है ना। ठीक है। इसका अक्षांश तो ऊपर चला गया, ये तो 25 डिग्री तक आ गया। अब ऊपर जाएंगे हम 30 से 55-60 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। ठीक है। जहाँ पर हमने पश्चिमी यूरोपीय जलवायु लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। यदि नहीं पढ़ा तो आप वो चैप्टर जरूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें देखते हैं बी के अंदर तापमान 20 से 30 डिग्री है। और वर्षा का यदि हम बात करें आगे, वर्षा इसमें लगभग 750 से 1500 ये होगी मिलीमीटर, या 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है। और इसके अंदर बात करें तो ऊपर देखते हैं, उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि का भरपूर होता है। तो इसके अलावा मध्यम घने चौड़े पत्ती वाले वृक्ष यहाँ पे पौधों की प्रजाति में होते हैं। तो ये लॉजिक होता है पढ़ने का, मैंने आपको ऊपर देके समझाया था। बाकी मतलब ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो मतलब घंटे 2 घंटे का चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आपको एक तरीका समझा दिया कि इसको पढ़ना कैसे है। इसको ये मनन करने वाला ही काम है, आपका होमवर्क हो गया, सारणी आपका होमवर्क है। मनन करके लॉजिक लगा के समझो कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने ऊपर वाला बताया था ना, अभी 2 पारितंत्र लेके समझा दिया, एक मरुस्थल पारितंत्र, एक भूमध्य रेखा वाला पारितंत्र लेके समझाया।
वैसे इनको ABCD करके इनका देख लेना, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, किस प्रकार के यहाँ पे होते हैं पोषक तत्व है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहले, और मैपिंग करना है इसकी। ये आपका आज का होमवर्क है। देखो मृसली पारितंत्र का भी आया है इसमें, ठीक है, कौन से रहते हैं, कहाँ पे हैं, घास भूमि इसमें आया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे अफ्रीका के विशाल क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे घास घास लंबी है, छोटी है, ऐसा कुछ। स्टेपी वाली घास थोड़ी छोटी होगी, उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन पौष्टिक होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। लास्ट में मैंने एक नाइट्रोजन चक्र जोड़ा है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। कार्बन चक्र वगैरह तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन नाइट्रोजन चक्र मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कोशिश की लेने की इसको। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र को, कि वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। तो प्री में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कुछ है, एमिनो एसिड वगैरह इसमें है। तो चक्र में देखो इसमें दे भी रखा है। नाइट्रोजन चक्र की यदि हम बात करें तो जैसे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है, कभी आपने देखा होगा ना कि बिजली चमकती है जब आसमान में, है ना, तो भी नाइट्रोजन बदलती है इनमें, नाइट्रेट वगैरह में इनमें होता है ऐसा। और कभी कभी आपने ये देखा होगा जो दलहन पादप है, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया क्या पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को चेंज करने का काम करता है। जैसे हमने गंवार की फसल या बहुत सारी ऐसी दलहन फसलें, उनसे मिट्टी को फायदा होता है क्योंकि उससे नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल के उससे फायदा मिलता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र होता है कि पूरा चक्र करता है। तो इसके अलावा वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु जैसे कुछ मृदा जीवाणु यानी बैक्टीरिया और वह ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैस रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, और ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि दोबारा देख लो इनको, केवल कुछ विशेष प्रकार के जीव जैसे कुछ जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी ही से प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण कर सकने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधे की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है। यहाँ से यह वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने, देखो अभी बात की हमने, लाइटनिंग व अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन के द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकरण होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी बार बार बोलता हूँ कि क्योंकि आजकल कृषि वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकरण करते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों का इसका स्वांगीकरण नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनिक अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम है, वह पुण्य हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगिकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु, मतलब ये साइकिल है। चलो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारा लेसन यहाँ पे पूरा होता है। अच्छे से हमने समझने की कोशिश की, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, आपकी निश्चित रूप से हेल्प हो रही है। आपको लगता है कि आपका ये लेसन हेल्प कर रहे हैं, तो इनको लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। कमेंट करते रहना, जो भी समस्या आपके आई, कुछ आपको लगे कि कहीं कोई फैक्चुअल एरर है तो कमेंट करके बताया करो। ऐसे पता नहीं चलता ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम आमने सामने तो बैठे नहीं है। तो कमेंट कुछ लगे आपको, कमेंट करना, लाइक शेयर करते रहना। थैंक यू।